ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लिखिए, पर नए पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखते वक्त ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना, 2 या 3 लाइन छोड़ देना, और फिर एक क्वेश्चन लिखना। An affected man marry with a normal woman. An affected man marry with a normal woman and have 5 children. Bracket में 2 girls and 3 boys. 2 girls and 3 boys. Bracket close. All the girls are affected. All the girls are affected, but no sons are affected. But no sons are affected. Comma. The disease most likely to be. The disease most likely to be. पहला ऑप्शन सेक्स लिंक रिसेसिव, दूसरा सेक्स लिंक डोमिनेंट, तीसरा ऑटोजोमल रिसेसिव एंड चौथा ऑटोजोमल डोमिनेंट। तुम्हारे पास करें क्वेश्चन सॉल्व। क्या हुआ? देखो, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नीड पड़ेगी किसकी? पेडिग्री की। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल न्यू पेज पे हेडिंग लिखिए, पेडिग्री एनालिसिस। वो पेडिग्री ये वाली नहीं है, कुत्ते को खिलाने वाली, ठीक है। तो इस पेडिग्री का करना क्या है कि जैसे मान लो घर में 5 बच्चे थे, 5 में से लड़कियों को प्रॉब्लम है पर लड़कों को नहीं है, और वही सेम प्रॉब्लम नानी को है, दादी को नहीं है, दादा को नहीं है। तो नलिहाल के अंदर हो सकता है कि वो मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है, वो डिसऑर्डर कहीं ना कहीं कैसा होगा? जेनेटिक होगा। कैसा होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। और वही जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या? पेडिग्री। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा कौन सा? पेडिग्री एनालिसिस। एंड पेडिग्री एनालिसिस में हम बात करते हैं, कुछ इसमें सिंबल्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहले तो इसका सिग्निफिकेंस लिख लेना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन फैमिली हिस्ट्री। जैसे मान लो कोई कपल है, कपल शादी करते हैं, ठीक है। अब उनको ये है कि मेरे दादा को प्रॉब्लम है और वही प्रॉब्लम मुझे भी है, और इधर लड़की को मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पर उसको पता है कि मम्मी को कोई दिक्कत है और वही दिक्कत मेरी नानी को भी है। तो पॉसिबली हो सकता है कि हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का और लड़की दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है शायद अफेक्टेड होगा, है ना। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें एंड उनको बता दें कि नहीं भैया कि तुम्हारा जो लड़का पैदा होगा उसको जेनेटिक डिसऑर्डर होगा ही होगा, एब्सोल्युटली होगा, तो फिर उनको क्या करना चाहिए कि जब बच्चा प्रेगनेंसी हो तो उसमें जो मेल बच्चा होगा उसको अबॉर्ट करवा देना चाहिए, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? पेडिग्री। अब पेडिग्री के अंदर आपको पता है कुछ सिंबल यूज़ होते हैं। अब वो सिंबल क्या होते हैं? जैसे अगर स्क्वायर बना हुआ तो ये मेल होता है, सर्कल होगा तो फीमेल होगा, और इसी में अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो ये कैसा होगा? दिस इज़ अफेक्टेड मेल होगा, और इसी को अगर ऐसा कर दे तो ये अफेक्टेड क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। अच्छा हाफ में अगर ऐसा कर दूँ, या फिर अगर मैं हाफ ऐसा कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस हो जाएगा। तो दिस इज़ हेट्रोजाइगस मेल, और ये वाला क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस फीमेल। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। फिर उसके बाद अगर इस तरह का कुछ दिया हुआ है तो ये बोल रहा है कि इनका जो बच्चा है पता नहीं है कि कितने, 5 बच्चे हैं पर 5 बच्चों के अंदर उन्होंने बताया नहीं कि कितने लड़का है कितनी लड़की है।
तो यहाँ पे जेंडर अनस्पेसिफाइड है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अगर मान लो कि इनके बीच में अगर इस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहती है? मैरिज के बारे में, शादी के बारे में। और अगर इनके बीच में अगर डबल लाइन दिखाई दे तो है, तो यहाँ पे मैरिज कहाँ पे? बिटवीन क्लोज रिलेटिव, है ना, जैसे कजन्स के साथ शादी हो गई तो ये क्लोज रिलेटिव है ना, जिसके लिए हम शब्द क्या यूज़ करते हैं? कौन सा? अच्छा अब इनके बीच में अगर यहाँ पे बात नहीं करें बेटा, वर्टिकल लाइन बनाई हुई है, तो वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को। पर इस ऑफस्प्रिंग में भी देखो, पहली कौन है? लड़की, दूसरी कौन है? लड़की, और फिर कौन पैदा हुआ? लड़का। समझ आ गई बात, है ना। और अगर इस तरह का सिंबल है तो ये किसको इंडिकेट करता है? एबॉर्शन को। इस तरह का सिंबल एबॉर्शन को। और अगर इस तरह से ये ऐसा पतंग बनाया हुआ है, ठीक है, और इस पतंग के अंदर मान लो लिखा हुआ है 5, तो इसमें 5 बच्चे पैदा हुए, पर उन्होंने जेंडर स्पेसिफाइड नहीं किया कि कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं। कोई परेशानी इसमें? ठीक है, चलो। तो अब पेडिग्री के एनालिसिस के क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों से इसलिए नहीं सॉल्व होते हैं क्योंकि तुम लोग इसको थ्योरी के हिसाब से सॉल्व करते हो, पर नहीं होंगे। जब तक आप पेडिग्री के अंदर जीनोटाइप नहीं लिखोगे बेटा, तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें पेडिग्री में डिजीज़ क्या क्या हो सकती है? कॉमन सेंस यूज़ करो। या तो ये डिजीज़ ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है, या फिर ऑटोजोमल क्या हो सकता है? रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, तीसरा, या तो ये क्या होगा? एक्स लिंक्ड होगा। एक्स लिंक या तो डोमिनेंट होगा, या फिर चौथा क्या होगा? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। अच्छा, फिर उसके बाद में चौथा, पांचवा, ये क्या होगा? वाई लिंक्ड होगा। अच्छा, वाई लिंक डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा? नहीं बेटा, दोनों का इफेक्ट एक साथ ही आएगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि फीमेल के अंदर, मेल के पास एक ही वाई क्रोमोसोम होता है ना, और उस वाई क्रोमोसोम के ऊपर डिजीज वाली जीन चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, उसका इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। तो इन दोनों का पेडिग्री सेम ही बनेगा। ठीक है, वाई पेडिग्री को फाइंड आउट करना सबसे आसान तरीका है। पूरी पेडिग्री के अंदर अगर सिर्फ आपको मेल अफेक्टेड दिखाई दे तो समझ आना कि कौन है। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे क्या है? वाई पेडिग्री है। नहीं आया समझ में? जैसे मान लो कि एक आदमी है, इसकी शादी इससे होती है और ये मेल अफेक्टेड है। थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि ये कभी भी वाई पेडिग्री हो सकती है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ज़्यादा नहीं। बेटा पापा के पास अगर डिफेक्टेड वाई है तो इसके पास नॉर्मल कैसे आ गया? अगर पापा अफेक्टेड है तो इनके दोनों के दोनों लड़के अफेक्टेड होंगे ही होंगे। पापा के कान पे अगर बाल है तो चाहे उनके 2 लड़के हो चाहे 3 लड़के हो, तीनों के तीनों लड़कों पे कान पे बाल होंगे। हाइपरट्राइकोसिस, है ना। अच्छा, अब अगर मान लो कि कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है, इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर आपको सिनेरियो ऐसा देखने को मिलता है। अब आराम से सोच के बताओ कि ये वाई पेडिग्री होगी या नहीं। सोच के बताइए कि ये वाई पेडिग्री होनी चाहिए या नहीं। सही बात है बेटा, अगर ये वाई पेडिग्री है, पापा अगर नॉर्मल है इधर, तो इनका कभी भी कोई भी बच्चा मेल जो है जिसके पास वाई क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड नहीं हो सकता। तो पापा नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल, पापा अफेक्टेड और ऑल सन अफेक्टेड है। मैं फिर बोल रही हूँ, पापा अफेक्टेड है और ऑल सन अफेक्टेड है। पापा नॉर्मल तो उसके ऑल सन क्या होंगे? नॉर्मल। तो इस तरह की पेडिग्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? वाई लिंक। अब वो वाई लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है और वाई लिंक क्या होगा? रिसेसिव। तो एग्जामिनर अगर आपको चाहता है कि मुफ्त के 4 नंबर मिल जाए तो उसके लिए वो सबसे आसान बना के देगा आपको वाई पेडिग्री, है ना। और वाई पेडिग्री को पहचानना सबसे आसान है। जिस पेडिग्री में अगर सिर्फ आपको मेल 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 और ओनली अफेक्टेड दिखाई दे तो मतलब वो पेडिग्री क्या हो गया? वाई पेडिग्री हो गया, है ना। अब बचा कौन? एक्स लिंक और ऑटोजोमल ना, एक्स लिंक और ऑटोजोमल। तो फिर मैंने बोला था कि
यहाँ पे क्वेश्चन बिना जीनोटाइप लिखे सॉल्व हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाकी आप घर जाके एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री दी हुई है वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ। तो पेडिग्री सॉल्व करते वक्त आपके हाथ में एक पेंसिल और एक इरेजर ज़रूर होना चाहिए। तो आप सोचोगे नीट एग्ज़ाम में, डोंट वरी, नीट एग्ज़ाम में इतने कॉम्प्लेक्स पेडिग्री कभी नहीं आएगी। मतलब मैं सबसे टफ क्वेश्चन आपको सबसे पहले ही करवा देती हूँ, इसके बाद पेडिग्री खत्म। ठीक है, तो ये पेडिग्री है। अब नाउ इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए आप एक पेंसिल और इरेज़र ले लें और यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि कभी कभी एक पेडिग्री के आंसर एक से ज़्यादा भी होते हैं। क्योंकि पेडिग्री है क्या, कोई एंश्योर मतलब श्योर आंसर है क्या कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। तो हो सकता है कि उसमें एक से ज़्यादा आंसर भी आ सकते हैं, है ना। तो पहले हम मान के चलते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सुनना ध्यान से, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना। अब ये मैं आपको पहले भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ बेटा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में नॉर्मल कौन होगा, स्मॉल ए नॉर्मल होगा ना, बिकॉज डिजीज कॉजिंग जीन कैसी है, डिजीज कॉजिंग जीन कैसी है, डोमिनेंट है ना, तो ये नॉर्मल हो गए। अब चलो इसका लिखते हैं हम लोग। तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा कि कैपिटल ए होगा। इनका बच्चा देखो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बच्चे ये प्रूव करें कि पापा जी कैसे हेटेरोजाइगस है, पापा जी कैसे हेटेरोजाइगस। अब क्या यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इधर से तो हमेशा स्मॉल ही आएगा ना, और अगर ये अफेक्टेड है तो इधर से क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा, बिकॉज डिजीज कॉजिंग जीन कैसी है। तो जब आप पेडिग्री सॉल्व करें तो ये बोलते जाएं साथ साथ, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। अच्छा, अब क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अगर ये अफेक्टेड है तो यहाँ से कैपिटल ही आएगा, पर इधर से तो हमेशा स्मॉल ए ही कंट्रीब्यूट होगा, तो ये भी सही है। यहाँ आ जाओ, इनका बच्चा कभी अफेक्टेड हो नहीं सकता है, पर आप यहीं पे रुके नहीं, आगे क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि ऑटोसोमल क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। एग्जामिनर और आसान करेगा क्वेश्चन कि आपको सीधा ही लिख के दे देगा कि डिजीज जो है वो ऑटोसोमल क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, खुद ही बोल दिया उसने। फिर आपको पूछा गया कि इसका जीनोटाइप बोलो, आपको सीधा जीनोटाइप पूछा है ना, और वो जीनोटाइप ऐसे पूछेगा, देखो ये पहली जनरेशन है ना, तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट। ये पूरी आपकी चाचा चाची है ना, मामा मामी पापा मम्मी, इनकी जनरेशन है, तो उसको बोला जाएगा सेकंड जनरेशन। ये तुम और तुम्हारे सारे कज़न हो गए, तो ये कौन सी हो गई, थर्ड जनरेशन। और हम लोग नंबरिंग इनको ऐसे करते हैं, जैसे ये 1 है और ये 1 2 होगा। फिर ये सेकेंड जनरेशन में कौन है, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6। इधर क्या लिखे, 1 2 3 4 5 और 6। एग्जाम में ये सब आसान है बेटा, टफ नहीं है पेडिग्री, ठीक है। आपको ऐसे लिख के दे दिया कि बताइए 2 4 का जीनोटाइप क्या होगा अगर गिवन पेडिग्री के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो। तो 2 4 का मतलब ये वाली सेकेंड लाइन है ना, तो ये सेकेंड लाइन में ये फोर्थ वाला पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। आसान था, ठीक है। अब इसमें मान के चलते दूसरा कि अगर डिसऑर्डर जो है वो कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। कैसा डिसऑर्डर है, देखो शुरू में हो सकता है कि 1-2 पेडिग्री सॉल्व करने में आपका दिमाग खराब होगा, बाद में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, और आपको नीट एग्जाम के अंदर जो पेडिग्री पे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत मजाक लगेंगे। फिर मैं फिर बोल रही हूँ, बिना जीनोटाइप लिखे पेडिग्री सॉल्व मत करना, होगी भी नहीं, होगी तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। अब दूसरा हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे डिसऑर्डर कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कौन होता है, रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कौन होगा, तो ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए
तो ये कौन होंगे, ये क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। और रिसेसिव के केस में नॉर्मल कौन होगा, तो यहाँ पे देखो, अब या तो ये कैपिटल ए हो सकता है या फिर ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, नॉर्मल ना, बिकॉज डिजीज कॉजिंग जीन कैसी, ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो बताओ ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस की होमोजाइगस, क्योंकि इनका बच्चा अफेक्टेड पैदा हो रहा है, जो ये प्रूव कर रहा है कि मम्मी जो है वो कैसे हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा, ये या तो कैपिटल ए हो सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। क्या होगा, इधर से स्मॉल ए आया तो इधर से भी क्या आना चाहिए, स्मॉल ए, तो इसका मतलब ये होमोजाइगस तो नहीं होगा, ये भी कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। ये क्या होगा, ऑब्वियसली बेटा इधर से तो हमेशा स्मॉल ए ही आएगा ना, तो ये भी कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा। इधर आ जाओ, तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, कैपिटल ए, बट पापा से तो हमेशा क्या आएगा, स्मॉल ए ही आएगा, तो ये नॉर्मल तो है बट कभी होमोजाइगस नहीं हो सकता है, क्योंकि पापा से हमेशा क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, वो स्मॉल ए कंट्रीब्यूट करेंगे ना। इधर देखो, अब ये सारे नॉर्मल है ना, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, सेम लाइक कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सेम लाइक यहाँ पे भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इनका बच्चा एक भी अगर अफेक्टेड होता ना, तो शायद हम बोल देते कि दोनों पेरेंट्स कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस में। तो इसके आंसर, अब इनका जीनोटाइप जो है होमोजाइगस भी हो सकता है डोमिनेंट, और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, कोई परेशानी। तो अब तक पेडिग्री के अंदर क्या हमने प्रूव किया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी पॉसिबल है इसमें, सॉरी रिसेसिव है ना, तो इसमें क्या हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, कोई परेशानी। चिंता मत करो, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो विदिन आपका 40 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ आपको। नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अगर इस लेवल की अगर आपने पेडिग्री की प्रैक्टिस कर ली तो नीट एग्जाम के क्वेश्चन लिटरली आपको मजाक लगेंगे, तुमको लगेगा कि ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया है ना। और एग्जामिनर को भी पता है कि आपको विदिन 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, थोड़े 10 मिनट लगवाने हैं उस पर पेडिग्री पे, तो इतनी कॉम्प्लेक्स पेडिग्री कभी नहीं दी जाएगी है ना, ये प्रैक्टिस के लिए। तो अब इरेजर उठाएं, इन सबको यहाँ से साफ कर दें, ठीक है। अब तीसरा हम लोग मान के चलते हैं कि ये डिजीज़ कैसी है, एक्स लिंक है, और एक्स लिंक के अंदर मान लेते हैं कि ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट है। एक्स लिंक क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। तो अब इस बार जो है हमें एक्स और वाई क्रोमोसोम लिखना पड़ेगा। 1 मिनट, एक्स लिंक डोमिनेंट है ना, एक्स लिंक है, तो एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में नॉर्मल कौन होता है, तो नॉर्मल ये होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल, 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 नॉर्मल एंड नॉर्मल, ये सारे लिख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि पापा क्या होंगे, अफेक्टेड है, तो इधर से पापा से मान लो कि एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, और वो तो हमेशा खराब वाला ही आएगा। मम्मी से जो है हमेशा एक नॉर्मल वाला आएगा, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। पर जरा यहाँ देखो, आप यहाँ दिमाग लगाएं सब लोग, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों, लड़का अफेक्टेड ऐसे होगा, ऐसे होने का मतलब है कि मम्मी के पास एक कम से कम एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम तो खराब होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मम्मी नॉर्मल कैसी होगी, क्योंकि डिजीज कॉजिंग जीन तो डोमिनेंट है। अगर ये इसके पास ऐसा भी अगर हुआ तो बेटा फिर मदर जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर 2 जो है वो प्रूव कर रहा है क्या, कि ऑटोसोमल नहीं, एक्स लिंक डोमिनेंट तो नहीं हो सकता है, तो ये पेडिग्री ये तो नहीं है। अब मान के चलते हैं एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर, तो अब मुझे बताओ कि एक्स लिंक रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कौन होता है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। ये अफेक्टेड होता है, ये अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड होगा, एक्स लिंक है ना,
तो ये सारे लोग जो है अफेक्टेड दिखाई देंगे। यहाँ तक तो ठीक है सबको, कोई परेशानी इसमें? अच्छा, एक्स लिंक रिसेसिव है ना, तो पापा अफेक्टेड ऐसी होंगी, लड़की ऐसी होगी। अगर लड़की अफेक्टेड है तो एक एक्स तो यहाँ से आ सकता है, सही बात है। और रिसेसिव के केस में हेट्रोजाइगस कंडीशन में मम्मी तो नॉर्मल होगी, पर ये लड़की प्रूव करी कि पापा मम्मी कैसी है, कैरियर है, मम्मी कैसी है। तो अब तक तो बिल्कुल सही जा रही है कहानी, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये वाला जो है ना, ये भी कैरियर होगा, क्योंकि पापा से हमेशा एक खराब एक्स ही मिलेगा इसको, तो ये कैसी हो जाएगी, कैरियर और नॉर्मल होगी। ये वाली भी कैसी होगी, कैरियर और नॉर्मल होगी। तो यहाँ तक तो बिल्कुल जीनोटाइप बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है ना। अब आगे चले, इनका लड़का अफेक्टेड है ना, तो ये कह रहा है कि मम्मी कैसी है, कैरियर है, तो सही बात है बेटा। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ये वाला एक्स आ गया, इधर से ये खराब वाला एक्स आ गया, तो इनकी जो डॉटर है वो कैसी हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। ये वाली कैसी होगी, ये कैरियर होगी, क्योंकि पापा से हमेशा इसको क्या मिलेगा, खराब एक्स ही मिलेगा ना। और मान लो कि इधर से नॉर्मल एक्स आ गया, तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इधर आ जाते हैं, तो इधर तो इसके बारे में कुछ हमें ज्ञान नहीं दिया हुआ है ना, नॉर्मल है। अच्छा, ये अब कुछ भी हो सकता है इसमें, और सही बात है, इनका लड़का जो है नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि इधर से नॉर्मल एक्स आ गया, इधर से वाई आ गया, तो इनका बच्चा नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। बट जो फीमेल होगी, फीमेल की दो प्रोबेबिलिटी है कि इधर से नॉर्मल एक्स आ गया और इधर से नॉर्मल एक्स आ गया, तो ये कंडीशन हो गई। पर अगर मान लो कि इधर से डिफेक्टेड एक्स आ गया और इधर से भी ये भी आ गया, तो आंसर क्या होगा कि गिवन पेडिग्री में एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर भी होंगे, ठीक है। अब आप एक काम करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें मैं 2-3 पेडिग्री का क्वेश्चन दे देती हूँ होमवर्क के लिए, एक पेडिग्री हम चलो और सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में मुझे चलो कंक्लूजन में सीधा बता देती हूँ। ये हमें पता है कि जो एक्स लिंक जो डिसऑर्डर होते हैं वो ज़्यादातर आपको आंसर जो है ऑटोसोमल रिसेसिव के जैसा ही मिलेगा, काफ़ी सिमिलरिटी होती है। कॉमन सेंस की बात है कि एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है और फीमेल में, दोनों में कॉमन होते हैं, और कॉमन तो ऑटोसोम भी होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जगह बेटा जहाँ पे आंसर आपको ऑटोसोमल रिसेसिव मिलता है ना, वहाँ पे ऐसा 100% नहीं है, पर काफ़ी जगह आपको आंसर जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव का भी मिलेगा, ठीक है। तो इस पेडिग्री के अंदर ये तीनों पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, एक पेडिग्री हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो पेडिग्री सॉल्व करने के लिए आपको जीनोटाइप लिखने पड़ेंगे, और जीनोटाइप लिखने के लिए पहले आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि कौन सी इनहेरिटेंस के अंदर कौन नॉर्मल होता है और कौन अफेक्टेड होता है। और ये बहुत कोई तूफानी बात नहीं है बेटा, आसान सी चीज़ है। चलो एक पेडिग्री क्वेश्चन और सॉल्व करवा देती हूँ, फिर आप लोग घर जाके जो एनसीईआरटी में पेडिग्री दी है ना वो सॉल्व करना। देखो, इनके 3 बच्चे हुए, एक लड़की, एक लड़का, और फिर एक लड़की पैदा हुई। अब इस लड़की की शादी हमने किसी और लड़के से करवा दी, जिसकी फैमिली हिस्ट्री अभी हमें नहीं पता है फिलहाल, सही बात है ना। देखो, ये लाइन यहाँ नहीं जाके जुड़ रही है ना, तो ये नहीं सोचना कि ये बच्चा इनका है, नहीं है। इनकी जो लाइन है वो 3 जगह के रुक रही है, इस जगह पे और इस जगह पे, इस जगह पे, तो इनके बच्चे तो ये 3 ही है ना। अब ये जो लड़का है इसकी शादी हम किसी लड़की से करवा देते हैं जिसकी फैमिली हिस्ट्री अभी हमें नहीं पता है। ठीक है।
ठीक है, तो एक पेडिग्री हम लोग बस और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसमें पहला लेके चलते हैं कि यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा ना। तो डोमिनेंट के केस में नॉर्मल कौन होता है? स्मॉल ए, क्योंकि जीन कैसा है? डोमिनेंट है। जीन कैसा है? डोमिनेंट है। जीन कैसा है? डोमिनेंट है। तो मैंने सारा ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इस केस में अफेक्टेड कौन होगा? या तो ये कैपिटल ए होगा या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। पर क्योंकि इनका बच्चा ये नॉर्मल पैदा हो रहा है, जो ये प्रूव कर रहा है कि पापा जी जो है वो मम्मी जी जो है वो कैसे हेटेरोजाइगस है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ये क्या है? अफेक्टेड है। जीन कैसा है? डोमिनेंट है। तो यहाँ से क्या आ गया? कैपिटल ए। और इधर से हमेशा ही क्या आएगा? तो ये कैसा होगा? डोमिनेंट तो होगा बट कैसा होगा? हेटेरोजाइगस होगा। अब यहाँ देखो इसको, तो ये कैपिटल ए और इधर से हमेशा क्या आएगा? तो ये भी अफेक्टेड होगा, डोमिनेंट होगा बट कैसा होगा? हेटेरोजाइगस होगा। अब इनका देखो, क्रॉस करवाने पर ये जो बच्चा होगा ये भी हमेशा कैसा होगा? क्योंकि इधर से हमेशा क्या आएगा? स्मॉल ही आएगा। और अगर ये अफेक्टेड है तो इधर से क्या आ रहा है? फिर कैपिटल आ रहा है, बिकॉज डिजीज कॉजिंग जीन कैसी है? डोमिनेंट है। ये बोलते रहे साथ के साथ, है ना। इधर देखो आप, तो यहाँ पे कैपिटल ए आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी क्या आ गया? अब ये तो प्रोबेबिलिटी है कि ये जब पैदा हुआ तब भी ये कॉम्बिनेशन आ गया। इधर से ये जब पैदा हुआ तो ये वाला कॉम्बिनेशन पैदा हो गया, और इधर से हमेशा क्या आएगा? तो इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव का। तो डिजीज कॉजिंग जीन कैसी है? सेकेंड केस रिसेसिव है। अब रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कौन होता है? स्मॉल ए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कौन होगा? स्मॉल ए अफेक्टेड होगा। तो स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो ये क्या है? पापा नॉर्मल है ना। अब पापा कैपिटल ए भी हो सकते हैं और कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकते हैं, पर इनका लड़का ये बोल रहा है कि पापा कैसे? हेटेरोजाइगस है। तो पापा ये तो नहीं है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया। अब ये क्या होगा? तो ये कैपिटल ए होगा और इधर से क्या आएगा? अब इनका हमको नहीं पता, तो ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। कोई यहाँ पे श्योरिटी है नहीं। यहाँ पे भी ये कैपिटल ए भी हो सकता है, और यहाँ से भी इनका भी हमको नहीं पता, हम श्योर नहीं कह सकते इसके बारे में। इनका बच्चा अगर एक भी अफेक्टेड होता ना तो शायद हम बोलते थे कि पेरेंट्स कैसे होते, फिर ये वाला भी हेटेरोजाइगस होता। कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, यहाँ दिमाग लगाओ। इनके बच्चे स्मॉल ए, इधर भी स्मॉल ए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है ना। और इसको कैपिटल ए इधर से मिल गया होगा, इधर आ जाते हैं, तो ये भी कैसा होगा? क्योंकि इधर से स्मॉल ए आया, इधर से स्मॉल ए आया, और ये भी कैसा होगा? तो ये वाली पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। मैं फिर बोल रही हूँ, सबसे टफ क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले करवा रही हूँ, इसके बाद में आपको पेडिग्री लिटरली मजाक लगेगी। और नीट एग्जाम में पेडिग्री पे क्वेश्चन आया तो खतरनाक ही मजाक लगेगा आपको कि ये क्या बच्चों के क्वेश्चन दे दिए। थ्योरी से पेडिग्री को सॉल्व नहीं किया जा सकता, और अगर किया तो उसके गलत होने के चांसेस भी काफ़ी हाई होंगे, ध्यान रखना। वो नहीं था जिसमें पेरेंट्स अफेक्टेड हो, बच्चे अफेक्टेड हो तो डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। पेरेंट्स नॉर्मल है, बच्चा अफेक्टेड है तो वो रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। अगर बोथ जेंडर अफेक्टेड है तो ऑटोसोमल होगा, और अगर दोनों में से एक जेंडर अफेक्टेड है तो सेक्स लिंक होगा। पर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो मेल और फीमेल दोनों में होता है ना, तो उसका तो बिहेवियर ऑटोसोम जैसा आएगा। तो थ्योरी से मत सॉल्व करना क्वेश्चन, ये मैं पहले करवाती थी, क्वेश्चन गलत हो जाते थे बच्चों के, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, ये तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि चारों के चारों फाइंड आउट करो।
बाद में एग्जामिनर खुद ही बोल के देगा, ऐसा कि मान लीजिए गिवन पेडिग्री के अंदर ऑटोसोमल या एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर पाया गया, बताइए कि इसके अंदर 3-2 का जीनोटाइप क्या होगा, खत्म। मुश्किल से 30 सेकेंड लगेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो प्रैक्टिस करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट का। तो यहाँ पे पहले ऐसा लिख लेते हैं, पहले आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल सॉरी एक्स लिंक क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है ना, कैसा है, डोमिनेंट। डोमिनेंट के केस में नॉर्मल कौन होगा, तो ये बात सही है कि नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल, नॉर्मल, ये भी सही है, नॉर्मल है, ये भी सही है, नॉर्मल है, ये भी सही, नॉर्मल, नॉर्मल। अब एक्स लिंक डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट के केस में अफेक्टेड कौन होगा। अब डोमिनेंट एलील तो अपने आप को होमो और हेट्रो दोनों जायगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। अब ये भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या फिर हेट्रोजाइगस होगा। इसका कौन सा बच्चा बताएगा कि हेट्रोजाइगस होगा कि होमोजाइगस। देखो इनका एक लड़की ये है, एक लड़का ये है, एक ही है, ये लड़की नॉर्मल है, तो डेफिनेटली इधर से एक नॉर्मल एक्स आया और इधर से भी नॉर्मल एक्स आना ही चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो इसकी नॉर्मल लड़की ये प्रूव कर रही है कि मम्मी कैसी है, हेट्रोजाइगस नॉर्मल है, कोई परेशानी, तो यहाँ तक तो पॉसिबल है। अच्छा फिर ये लड़का जो है इधर से क्या आ गया, ये खराब वाला एक्स इसको मिल गया, मान लो नॉर्मल वाला भी मिल सकता था, है ना, पर किस्मत देखो खराब वाला मिला, ठीक है। अब इसकी शादी इससे अगर होगी तो यहाँ से पापा से ये मिल गया, ये नहीं हो सकता पैदा, लगाओ दिमाग। ये लड़का अफेक्टेड होने का मतलब क्या है कि इसको एक एक्स क्रोमोसोम मम्मी से मिला होगा, मम्मी तो इसकी नॉर्मल है, और डिजीज कॉजिंग जीन कैसी है, डोमिनेंट है ना, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस बच्चे ने बता दिया कि ये डिसऑर्डर क्या नहीं हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं हो सकता है। अब बचा क्या, एक्स लिंक रिसेसिव के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मुझे बताओ कि रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कौन होता है। तो रिसेसिव जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमो नहीं, बोथ नहीं, ओनली होमोजाइगस कंडीशन, ये पॉसिबल नहीं होगा बेटा। इसकी ये लड़की, चलो ये इसको देखना, और एक्स लिंक रिसेसिव है ना, तो जब दोनों एक्स खराब होंगे तभी उसका इफेक्ट आएगा। ये कब पॉसिबल हो सकता है कि इधर से एक एक्स आ गया पर दूसरा एक्स कहाँ से आया, पापा तो नॉर्मल है, क्योंकि पापा में अगर ऐसा हुआ तो फिर तो पापा नॉर्मल अफेक्टेड हो जाएंगे। तो कभी भी अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर जब होते हैं ना, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, उसमें डॉटर अगर अफेक्टेड है तो फादर हमेशा अफेक्टेड होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके पास 2 एक्स है ना, एक एक्स तो चलो मम्मी से आ गया, दूसरा खराब एक्स तो पापा से ही आएगा ना। अब पापा में एक्स क्रोमोसोम चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, वो अफेक्ट तो होगा ही होगा, समझ आ गई बात। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, वाई लिंक तो हो भी नहीं सकता है क्योंकि फीमेल अफेक्टेड है। तो आंसर क्या होगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी पॉसिबल है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी पॉसिबल है, कोई परेशानी है ना। अब मान लो कोई कपल डॉक्टर के पास जाता है और बताता है कि हमारी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री है, और मान लो कि ये लड़का कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ जिसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और मान लो कि यहाँ पे डॉक्टर ने फाइंड आउट किया कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये है ना। तो अब मान लो कि ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर ये ऐसी होगी होमोजाइगस डोमिनेंट, तो इनका बच्चा तो कभी अफेक्टेड होगा ही नहीं,
और अगर ये हेट्रोजाइगस होगी तो इनके 50% बच्चों के क्या होंगे, चांसेस होंगे अफेक्टेड होने के। और वो अफेक्टेड मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हमने बोला ही क्या था, ऑटोसोमल मान लीजिए कि डिसऑर्डर डोमिनेंट है तो नहीं, रिसेसिव है तो कोई परेशानी, बस हो गया ख़त्म। तो इतनी सिखानी थी किसके बारे में, पेडिग्री के बारे में। अब आप घर जाके एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री के डायग्राम दिए हुए, एक दिया होगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्योंकि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, और दूसरा एग्जांपल दिया है किसका, पेडिग्री के। देखो नीचे क्या लिखा है सिकल सेल एनीमिया। कॉमन सेंस की बात है कि सिकल सेल एनीमिया की पेडिग्री में आंसर क्या आएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव आएगा। ठीक है, कर लोगे प्रैक्टिस। बाय द वे पहली वाली पेडिग्री में आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट के अलावा भी 1-2 और आएंगे क्योंकि पेडिग्री जब छोटी होती है ना तो उसमें कंक्लूजन निकालना मुश्किल होता है। जैसे आपने डॉक्टर को बोल दिया जाकर कि मेरे को बीमारी है, अब क्या कंक्लूजन निकालेगा डॉक्टर कि वो बीमारी तुमको इन्फेक्शन से हुई है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। पर अगर आप ऐसा बोलो जाके कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो मेरे दादाजी को भी है और वो प्रॉब्लम मेरे चाचा जी को भी है, अच्छा वो प्रॉब्लम दादाजी को भी है, 2 लोगों को है, फिर भी नहीं कहा जा सकता जेनेटिक है। हाँ, पर अगर आपने बोला कि मुझे भी है, दादाजी को है, पर मेरे चाचा जी अंकल जी जो है उनको भी सेम प्रॉब्लम है, तो जितनी पेडिग्री बड़ी होती है ना बेटा, फिर उसमें आंसर जो है प्रोबेबिलिटी मतलब फिर एक्यूरेसी पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो फैमिली ट्री जितना बड़ा होगा, पेडिग्री जितनी बड़ी होगी, तो उसमें आंसर निकालना, एक्यूरेट आंसर निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है ना। छोटी पेडिग्री में आंसर 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई परेशानी। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन। पर इससे आप पेडिग्री सॉल्व मत करना। मैं बोल रही हूँ कि बच्चे अफेक्टेड है, अच्छा बोथ दी जेंडर अफेक्टेड है, बोथ दी जेंडर मतलब वो डिसऑर्डर क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि बच्चे अफेक्टेड है और पेरेंट्स नॉर्मल है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली पेडिग्री क्या होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। पेरेंट्स नॉर्मल है, बच्चे अफेक्टेड है, और बच्चों में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। मेल फीमेल क्योंकि दोनों अफेक्टेड है तो वो डिसऑर्डर क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। पेरेंट्स नॉर्मल है, बच्चे अफेक्टेड है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स अफेक्टेड है, मान लो ऐसे है, दोनों ही पेरेंट्स मान लो अफेक्टेड है और इनका बच्चा नॉर्मल हो या अफेक्टेड भी हो सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और बोथ ही जेंडर अफेक्टेड है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, बट इस थ्योरी पे जाना नहीं, इस पर क्वेश्चन होगा नहीं आपसे सॉल्व, कोई परेशानी। तो ये कहानी हो गई कंप्लीट किसकी, पेडिग्री की। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे, कौन सा, म्यूटेशन। लिखिए बेटा इसके बाद